ग्रामोत्थान के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं बृजलाल सोढ़ा आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान सभा का पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। कल हमने संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे उन लोगों पर भी हमने विशेष ध्यान दिया। आज हमारा अब संविधान जो है वो हमें पता है कि संविधान समितियों द्वारा बनाया गया और ये जो समितियां थी वो अनेक देशों से बहुत सारे प्रावधान ग्रहण करके लाई और हमारे संविधान सभा में उनको प्रस्तावों को रखा। संविधान सभा में खूब सारी बहस हुई, उन बहसों पर बहुत सारे मतभेद भी हुए। उन मतभेदों को आपस में सुलझाते हुए हमारे संविधान का जो है वो हमारी संविधान सभा ने निर्माण किया। तो ये जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर, तारीख याद रखनी है हमें, 26 नवंबर 1949 ये हमारा संविधान जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था। ये हमारा जो संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन जब लागू करने की बात आई तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1930 को। अब समस्या ये है कि ये जो 26 नवंबर को तैयार हुआ तो 26 नवंबर को ही क्यों ने इसको लागू किया। देखो, एक हमें याद रखना है, हमारे एक दिसंबर 1929 में एक कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर में, लाहौर एक जगह है पाकिस्तान में है वर्तमान में, लाहौर अधिवेशन इसको बोलते हैं, लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो घोषणा की थी कि हम आगामी यानी अब से जब भी 26 जनवरी आएगी उस 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये किसने घोषणा की? दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया, तो हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाने लगे। तो अब ये जो 26 जनवरी है इसकी क्या वैल्यू रहे या इसकी जो महत्ता है, इसकी जो भूमिका है वो कम नहीं हो। इस भूमिका को बनाए रखने के लिए हमने जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, लेकिन इस 26 जनवरी की महत्ता कम न हो जाए, इसकी भूमिका जो है वो घट नहीं जाए, इसकी भूमिका को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू किया था। ये बात आपको याद रखनी है। 26 नवंबर को भी कुछ पार्ट हमारे संविधान के लागू हो गए थे। 26 नवंबर को संविधान हमारा आंशिक रूप से, इसको बोलते हैं अपने, लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और इस 26 नवंबर को संविधान जो है वो आंशिक रूप से लागू। आंशिक रूप से का मतलब है कि हमारे संविधान के कुछ पार्ट यानी कुछ भाग जो है वो इस 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। तो ऐसे कौन से प्रावधान थे? तो मोटे तौर पर बात आती है तो देखो, लगभग कुल 16 अनुच्छेद थे। कुल 16 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। कई किताबों में 15 अनुच्छेद भी दे रखे हैं। 15 और 16 का क्या मामला है उसको आप क्लियर कर देते हैं। देखो, 15 अनुच्छेद तो लागू होंगे। एक जो हमारा अनुच्छेद है 394 अनुच्छेद जो है 394 जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 394 अनुच्छेद ये भी सेम दिन यहाँ पर लागू हुआ था। तो 15 तो ये हो गए और एक ये जो 394 अनुच्छेद है वो भी जो है वो इसके अंदर लागू हुआ। तो यानी 15 और प्लस 1 ये हो गया, तो 15 और 1 कितने हो गए? 16 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए? कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। तो 15 में कौन कौन से आते हैं? जैसे देखो, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, है ना, 60 आ गया,
324 आ गया, 366 आ गया, 367 आ गया, 380 आ गया, इस प्रकार बहुत सारे 393 आ गया, 394 ये बताया मैंने आपको। इस प्रकार लगभग ये 16 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अच्छा ये बात कहाँ लिखी हुई है भी 26 नवंबर 1949 को लागू होगा, तो हम हमारे संविधान का एक अनुच्छेद देखते हैं 394। इस 394 जो अनुच्छेद है इसमें ये लिखा हुआ है, देखो 394 अनुच्छेद 2 पार्ट में है। अनुच्छेद 394, इस 394 के हम 2 पार्ट पढ़ते हैं। पहले तो मैंने बताया आपको 15 अनुच्छेद, अभी बताए थे 15 अनुच्छेद। ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 15 दे रखे हैं, जो अभी मैंने बताया आपको 5-6 इस प्रकार के, टोटल अगर संख्या में काउंट करते हैं तो वो अनुच्छेद 15 है। उन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, और जो बाकी भाग बच गया, यानी जो हमारे संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद थे, उन 395 में से जो शेष पार्ट बच गया, इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान का शेष भाग है, वो जो है वो शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है। अनुच्छेद 394 में ये लिखा हुआ है कि 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे और शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएंगे। अब देखो इसी प्रकार हमें पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 हमारा संविधान जो है वो बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ये जो बीच का जो टाइम है या बीच का जो पीरियड है, इस दरमियान हमारी जो शासन व्यवस्था है वो किसके अनुसार चलेगी। तो देखो हमें एक हमारा संविधान का अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395, हालांकि अब इसको ख़त्म कर दिया गया। इस 395 अनुच्छेद में लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भारत की जो शासन व्यवस्था है वो 2 अधिनियमों के अनुसार चलाई जाएगी। एक तो था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, और एक था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इन दोनों के अनुसार हमारी जो है वो 1947 से लेकर 1949 तक शासन व्यवस्था का संचालन किया गया। और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो आंशिक रूप से लागू होगा, उस आंशिक रूप से लागू होने के बाद इन जो 395 में जो ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, इन दोनों को क्या कर दिया गया, वर्तमान में अब खत्म कर दिया गया है। यानी 395 अनुच्छेद को अब क्या कर दिया गया है, निरसन कर दिया गया है। ऐसे लिख सकते हैं अपने, निरसन या खत्म कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है 395 को। बातें क्या लिखी थी, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। जैसे ही भारतीय संविधान लागू होगा 26 नवंबर को, तो वैसे ही ये दोनों अधिनियम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और भारत जो है अपना भारतीय संविधान के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करेगा। इसी दरमियान हमारे राष्ट्रपति महोदय का भी निर्वाचन किया गया। इसी दरमियान हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे उनका भी निर्वाचन किया गया। अब देखो, अगर हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा। लेकिन अभी तक देखो हमने संसद नहीं बनकर आई है, तो जब तक संसद नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं अभी संसद नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा, और एक तरफ हम भारत का जो 26 जनवरी 1950 को
भारत के राष्ट्रपति शपथ भी लेते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये जो हमारी संविधान सभा थी, इसके मुख्य रूप से दो काम थे। एक तो संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था पहला। दूसरा उद्देश्य था, जब संविधान का काम कर रही थी तब तो वो संविधान सभा के रूप में काम करेगी, और जब वो एक विधायिका के रूप में काम करेगी तब वो एक संसद के रूप में काम करेगी। यानी संविधान सभा के दो काम, संविधान का निर्माण और एज ए संसद के रूप में भी हमारी संविधान सभा काम करेगी। जब संविधान का निर्माण करेगी तब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जब हमारी संविधान सभा एज ए संसद के रूप में काम करेगी तो इसके जो अध्यक्ष मानते हैं जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर साहब जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। संविधान सभा के दो काम, पहला संविधान का निर्माण करना, जब संविधान का निर्माण के रूप में काम करेगी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और जब हमारी संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी तब उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर साहब करेंगे। तो इसीलिए हम हमारी संसद का पहला अध्यक्ष जो है वो जी.वी. मावलंकर साहब को कहते हैं। तो इसी दरमियान हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था, और राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी 1950 को शपथ जो है वो लेते हैं। और इसी दिन भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। ये था हमारे संविधान सभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि हमारे राजस्थान का किस प्रकार इस संविधान सभा में योगदान रहा है। तो राजस्थान से संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? राजस्थान का क्या योगदान रहा संविधान सभा में? राजस्थान का योगदान मान लीजिए, राजस्थान की भूमिका मान लीजिए, तो राजस्थान से जो टोटल सदस्य शामिल हुए थे वो सदस्य हुए थे 12। टोटल कितने सदस्य शामिल हुए? 12। कई किताबों में 12 भी देते हैं, कई में 15 भी देते हैं, तो एकदम सही आंकड़ा है 12। तो ये 12 सदस्य जो दो भागों में बंटे हुए थे, अभी मैंने शुरुआत में बताया आपको, एक तो था देशी भारत, क्योंकि भारत में आपको पता है राजस्थान में 19 रियासतें थी, तो राजस्थान में उस समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और एक था हमारा अजमेर मेरवाड़ा चीफ केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। 12 सीटों में से या 12 सदस्यों में थे जो देशी भारत था या जो राजा महाराजा थे, उसमें से 11 सदस्य लिए गए और एक सदस्य जो है वो अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित होकर आए थे। हमें इनका नाम याद रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये राजस्थान के संदर्भ में अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित होकर आए थे। प्रश्न आता है अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में कौन व्यक्ति या कौन से व्यक्ति निर्वाचित होकर गए थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बाकी जो है 11 सदस्य, ये जो 11 सदस्य थे या 11 जो मेंबर थे, इन 11 को भी अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो ऐसे लोग जो प्रजामंडल से संबंधित थे, प्रजामंडल से संबंधित, और एक हम जैसे राजा महाराजा या ठिकानेदार जो भी लिख सकते हैं। तो इन 11 लोगों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रजामंडल में अगर हम बात करें तो जैसे है माणिक्यलाल वर्मा हो गया, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा। गोकुललाल असावा हो गया, है ना। बलवंत राय मेहता हो गया, गोकुललाल असावा, बलवंत राय मेहता। इस प्रकार ये टोटल इसमें सदस्य थे। और राजा महाराजाओं की बात करें तो जैसे जोधपुर के राजा हो गए, जैसे जसवंत सिंह हो गए, सरदार सिंह खेतड़ी हो गए,
दलेल सिंह हो गए। यानी इस प्रकार संविधान सभा में राजस्थान के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान से टोटल 12 लोग थे, 12 में से देसी भारत, जिनमें से राजस्थान में 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी ये। इन 19 रियासतों में से 11 लोगों को भी हमने 2 भागों में बांटा, जो प्रजामंडल से संबंधित थे, जो राजा महाराजा थे। प्रजामंडल से संबंधित माणिक्यलाल हो गया, गोकुललाल हो गया, बलवंत राय मेहता हो गया, और इसका रामचंद्र उपाध्याय का नाम भी लिया जा सकता है, राज बहादुर का नाम भी लिया जा सकता है। राजा महाराजाओं में देखो जसवंत सिंह हो गए, सरदार सिंह जी खेतड़ी हो गए, दलेल सिंह जी हो गए। इस प्रकार इनकी भूमिका रही। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान से महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो इन 12 सदस्यों में एक भी महिला नहीं थी। राजस्थान से ये याद रखना है, राजस्थान से महिलाओं का जो है वो निर्वाचन या महिलाएं जो है वो एक भी सीट नहीं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल महिलाएं थी 15। कुल महिलाएं संविधान सभा में 15। संविधान सभा में कुल महिला थी 15, ये याद रखना है आपको। और राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई बार, एकमात्र मुस्लिम महिला। तो इस एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम आता है जैसे बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम अयाज रसूल। और एकमात्र देसी रियासत या देसी भारत से जो ली गई थी, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देसी भारत से, देसी भारत का मतलब राजा जो रियासतें थी, देसी भारत से एकमात्र महिला, ये भी एक ही मात्र आई थी, ध्यान रखना है, एकमात्र महिला। इसका नाम आता है एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी करीनी, एनी मस्करीनी, ये इसका नाम आता है। ये देसी भारत यानी राजा महाराजाओं से एकमात्र महिला थी, एनी मस्करीनी। और एकमात्र रियासत, एकमात्र ऐसी रियासत, एकमात्र रियासत ऐसी रियासत जहां से कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ, कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं, तो वो कौन सी रियासत थी? वो एक रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद। तो इस प्रकार संविधान सभाओं में महिलाओं की भी भूमिका हम देखते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, और देसी भारत से एकमात्र महिला एनी मस्करीनी, और एकमात्र भारत की ऐसी रियासत जहां से कोई भी सदस्य, न महिला न पुरुष न देसी रियासत, कोई भी शामिल नहीं हुआ, तो वो रियासत थी हैदराबाद। इस प्रकार हमने आज संविधान सभा के बारे में देखा, संविधान सभा ने किस प्रकार संविधान की रचना की। इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो संविधान सभा थी उसने हमारे संविधान की रचना की, संविधान का निर्माण किया, और एक खूबसूरत जो संविधान है या जीवंत दस्तावेज जो है वो भारत के लिए उपलब्ध करवाया। आगामी वीडियो में हम संविधान से जुड़े हुए मुद्दे ही प्रस्तुत करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उद्देशिका या प्रस्तावना के विषय में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बताई जा सके। धन्यवाद।